अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। खबर यह है कि पाकिस्तान और जमहूरी तुर्किया के दरमियान भी वसी तर डिफेंस फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तफाक राय हो गया है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान एक मुमकिना जामे दिफाई मुआहदा है जिसके तहत दोनों मुल्क एक दूसरे की दिफाई ज़रूरियात को पूरा करेंगे और एक दूसरे के दिफा में ताउन भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दौरे तुर्किया के दौरान इस अहम दिफाई स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय हुआ है और इससे पहले दोनों मुल्कों की फौजी क़यादत और टॉप टियर लीडरशिप के दरमियान भी इस मुआहदे के ऊपर, इस फ्रेमवर्क के ऊपर तफसीली तबादला ख्याल हो चुका है। अब ये डेवलपमेंट सामने आई है जिसमें इस बात को वाज़ेह तौर पर सामने लाया गया है कि जनाब पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो बरादराना ताल्लुकात हैं वो अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं और तुर्क प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दवान के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस फ्रेमवर्क की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दी जाएगी और फिर इस बाज़ाब्ता मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने की तकरीब इस्लामाबाद या इस्तांबुल के अंदर मुनक्कद की जाएगी। अब इस सूरत हाल में ये सवाल है कि इस मुआहदे के अहम नकात या इस फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से अहम नकात शामिल हो सकते हैं, ये मुआहदा किस तरह अहमियत का हामिल है। ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि अगर पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसा स्ट्रेटजिक दिफाई मुआहदा हो जाए जहाँ पर एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाए तो फिर जनाब जनूबी एशिया में कौन सी बड़ी सुनामी आएगी और ये मुआहदा पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान किस तरह स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर साबित होगा, इसके ऊपर बात करते हैं जनाब और इन सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन के हवाले से बहुत सारी खबरें सामने आई थी जिसमें इस प्लेटफॉर्म से भी मैंने आपकी खिदमत में दिफाई ताउन के हवाले से चंद खबरों को शेयर किया था। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ख़ास तौर पर डिफेंस रिलेटेड कोऑपरेशन, इसका आगाज़ फरवरी 2024 में हुआ था जब एक हाई पावर्ड टर्किश डेलीगेशन पाकिस्तान आया था और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने भी तुर्किया का दौरा किया था। दोनों मुल्कों के दरमियान उस मौके पर ये जो दिफाई ताउन का एक जामे मुआहदे पर दस्तखत किए गए थे और फिर रजब तैयब उर्दवान साहब के दौरे पाकिस्तान के दौरान इस्लामाबाद में पाकिस्तान और तुर्की स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग है उसका इनेकाद किया गया था और उस डायलॉग में पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका दिफाई ताउन का रास्ता खुला था, जिसके बाद पाकिस्तान और तुर्की ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर मुश्तरका काम का आगाज़ किया जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट 5th जनरेशन तैयारे कान की मुश्तरका तैयारी थी। और ये जो 5th जनरेशन तैयारे हैं इस वक्त इनका जो प्रोटोटाइप है वो ना सिर्फ तैयार हो चुका है बल्कि उस प्रोटोटाइप की जो आजमाइशी परवाज़ें हैं वो भी सक्सेसफुल रही हैं और उसके बाद तुर्किया के अंदर ये 5th जनरेशन तैयारों की एक प्रोडक्शन लाइन का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह 2030 में ये जो 5th जनरेशन कान तैयारे हैं ये पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर शामिल हो जाएंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भी कान तैयारों की प्रोडक्शन का आगाज़ हो जाएगा। ये बड़ी एक मेजर डेवलपमेंट है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान जो दिफाई ताउन है वो महज महदूद नहीं है बल्कि वो अब लामहदूद हो चुका है। फिर उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई कि पाकिस्तान और तुर्किया ने एक दूसरे की मिसाइल साजी की सनत के अंदर भी ताउन किया है और दोनों मुल्कों के दरमियान मिसाइल साजी के हवाले से भी एक एग्रीमेंट तय पा गया है। ये वो बुनियादी स्टेप्स थे जो इस फ्रेमवर्क की तैयारी में अहम साबित हुए और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट मोड़ पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात में उस वक़्त आया जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के बाद इंडिया की तरफ से जारहाना लबो लहजा इख्तियार किया गया और इसी दौरान तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान की हमायत में तुर्किया का एक जो बहरी जंगी जहाज़ था उसको पाकिस्तान में भिजवाया गया। ये
इस्टेब्लिश करने के लिए कि मुमकिना जंग में तुर्किया का वजन पाकिस्तान के पलड़े में होगा, और उसके साथ साथ जदीद ड्रोन जो हैं कमाकाजी ड्रोन्स, वो भी तुर्किया की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किए गए थे, जिनको बाद अज़ां पाकिस्तान ने मई के अंदर जो 4 रोज़ा झड़पें थी उसमें पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल भी किया। इसके साथ साथ बकियार और जो दीगर उनका जो मिसाइल ये उसके ड्रोन्स हैं उसकी मुश्तरका जो तैयारी है उसका भी आगाज़ हुआ। अब खबर ये सामने आ रही है जिसका मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में ज़िक्र किया कि पाकिस्तान और तुर्की अब एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर चुके हैं, और इस फ्रेमवर्क के जो खद्दो-खाल हैं इसके ऊपर इत्तफाक हो चुका है। अब इसके जो दीगर जुज़ियात हैं उनको तय करने के बाद हतमी मुआहिदा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तय पा जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट, उसके बाद ये एक दूसरा बड़ा माइलस्टोन है जो कि अब पाकिस्तान अचीव करने जा रहा है। अब आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि तुर्की के पास वो टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान को मगरिब से नहीं मिली। तुर्किया अगरचे नेटो का मेंबर भी है, और नेटो का मेंबर होने की हैसियत से नेटो के ज़ेरे इस्तेमाल जो तमाम टेक्नोलॉजीज़ हैं वो तुर्की को भी दस्तयाब हैं। अभी तुर्क प्रेसिडेंट के दौरे अमेरिका के दौरान F-35 तैयारों के हवाले से भी तुर्किया और अमेरिका के दरमियान $10 बिलियन का एक एग्रीमेंट भी तय पाया है, और उसके साथ साथ तुर्किया के पास जदीद इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं जिनमें स्टेल्थ फाइटर ड्रोन्स जो कि F-16 की जगह मुस्तकबिल में ले सकते हैं, जिसका नाम काजी मीला रखा गया है तुर्किया की तरफ से इस ड्रोन का। इसी तरीके से जदीद एयर टू एयर मिसाइल्स जिसमें गुका डुगन और बुजा डुगान शामिल हैं। ये तुर्की लैंग्वेज के अल्फाज हैं, शायद मेरे तलफ़ुज़ के अंदर कुछ गलती हो जाए तो उस गलती से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ये जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं ये अमेरिका की तरफ से जो मिसाइल्स पाकिस्तान को फराहम किए जाते हैं F-16 तैयारों के लिए AIM-120, ये उनका मुतबादल भी हैं, और पाकिस्तान एयर फोर्स इन एयर टू एयर मिसाइल्स को अपने सिस्टम के अंदर शामिल कर सकती है। तीसरा इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इसका वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। मौजूदा जंगें अब महज तोपों और टैंकों के जरिए नहीं लड़ी जाती। जंगों का मैदान और एस्पेक्ट्स दोनों मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं, और ख़ास तौर पर बगैर पायलट के उड़ने वाले जहाज़ों के साथ साथ अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी सिग्नल जैमिंग का जो इक्विपमेंट है वो भी जंगों के दौरान बहुत ज़्यादा फैसला कुन हैसियत का हामिल है, जिसका सबूत पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल करते हुए इंडियन तैयारों को अंधा और बहरा कर दिया था। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक जदीद तरीन निज़ाम जिसका नाम कोरल है, ये इस वक्त तुर्किया के पास मौजूद है, और ये एक ताकतवर इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को मुकम्मल तौर पर जैम करने की सलाहियत रखता है। ये सिस्टम भी पाकिस्तान को अवेलेबल है। उसके साथ साथ बेल्जियम क्लास की जो फ्रिगेट्स हैं ये पाकिस्तान के नेवी के लिए ही तैयार हो रही हैं, मगर अगर ये मुआहिदा हो गया तो पाकिस्तान इन्हें एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स के साथ अपनी मर्जी से कन्फिगर कर सकेगा, जो कि पाकिस्तान की बहरी दिफाई सलाहियत के अंदर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ये मुआहिदा हकीकी मानों में पाकिस्तान के लिए टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन साबित होगा, और इसके ज़रिए JF-17 और J-10C अब तुर्की के जदीद सेंसर, रिडार्स और मिसाइल्स से लेस हो चुके होंगे। यानी पाकिस्तान जो है वो अपनी बर्तरी में, दिफाई बर्तरी में इंडिया से आगे चला जाएगा। अगर मैं फ़ज़ाई बर्तरी की बात करूं तो इंडिया जिस रफ़ाल एडवांटेजेस की बात करता था वो मुकम्मल तौर पर खाक में मिल जाएगा। ऑल्दो पाकिस्तान ने J-10C और PL-15 के ज़रिए रफ़ाल का गरूर खाक में मिला दिया है। अब ये जो मुमकिना दिफाई मुआहिदा है ये भारत के लिए यकीनी तौर पर एक ख़तरनाक डेवलपमेंट है, और ये यकीनी तौर पर जनूबी एशिया के लिए, ख़ास तौर पर इंडिया के लिए एक ज़लज़ला साबित होगा। भारत
خود کو خطے کا چوکیدار سمجھتا ہے، لیکن اگر پاکستان کو ترکی کی سپورٹ مل جاتی ہے تو بھارت کو دو طرفہ دباؤ کا سامنا ہوگا۔ شمالی محاذ پر چین ہوگا، مغربی محاذ پر پاکستان، ترک ٹیکنالوجی کا حامل اور طاقتور پاکستان۔ یہ وہ نائٹ میئر ہے جو بھارت کے اسٹریٹجک پلانز کو جو ہے وہ خاک میں ملا سکتا ہے، اور اس نائٹ میئر کی موجودگی میں انڈیا کے لیے پاکستان پر کسی طرح کی میلی آنکھ رکھنا وہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھارت کو اپنی بحری طاقت پر غرور ہے، کیونکہ اس کی جو فضائی طاقت ہے اس کا گھمنڈ پاکستان آلریڈی چکنا چور کر چکا ہے۔ اس کی زمینی فوج کتنی طاقتور ہے اس کا مظاہرہ پاکستان نے 1965 اور کارگل وار کے اندر اس کا بخوبی اندازہ بھی لگا لیا تھا، اور کئی انڈین فارمر جرنلز اس بات کو برملا تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوجی طاقت کا انڈیا کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ انڈیا جس ایڈوانٹیج کا اب کلیم کرتا ہے وہ اس کی نیول طاقت ہے، اور اگر پاکستان کے ساتھ ترکیہ کی طاقت شامل ہو جائے، اینٹی شپ کروز میزائل اور ان مین نیول ڈرونز بحر ہند میں بھارت کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو سٹنگ ڈک بنا دیں، تو یہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا، جس سے اس کی ساری طاقت کا غرور مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے، اور اگر وہ پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ میں آتا ہے تو بھارت کو عالمی سطح پر بھی دباؤ کا سامنا ہوگا، کیونکہ نیٹو کی جو ڈیفنس انڈسٹریل ٹیکنالوجی ہے اب وہ بالواسطہ طور پر پاکستان کے لیے دستیاب ہوگی۔ اب یہ صورتحال جو ہے وہ خطے میں طاقت کا ایک نیا توازن قائم کرے گی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس معاہدے سے ایک نیا اسلامی دفاعی بلاک جنم لے سکتا ہے۔ پاکستان، ترکی، سعودی عرب ایک طرف اور ممکنہ طور پر ایران، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ انڈیا اور اسرائیل ہی اس وقت نظر آتے ہیں ہمیں مخالف فرنٹ پر، کیونکہ رشیا بھی اب انڈین بلاک سے نکل کر چائنیز بلاک میں آ چکا ہے، اور چائنیز بلاک میں آنے کے بعد رشیا کی پاکستان کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس میں بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ چائنا اس ساری صورتحال میں پاکستان کے ساتھ زیادہ بہتر الائن ہوگا، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کے ترکیہ کے ساتھ خوشگوار اور برادرانہ تعلقات ہیں، بالکل ویسے ہی چائنا کے بھی ترکیہ کے ساتھ اتنے ہی کارڈک ریلیشن شپس ہیں۔ اور اگر پاکستان کا ڈیفنس سسٹم چائنا اور ترکیہ دونوں کے ساتھ الائن ہو جائے، اور پاکستان کے پاس دونوں اطراف کے یعنی یورپ اور چائنیز دونوں ٹیکنالوجیز کا مرجر پاکستان کے پاس ہو جائے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کون سا قہر ڈھائے گا۔ اور یہی وہ نائٹ میئر ہے جو کہ اب انڈیا کے لیے ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا ISPR یا دفتر خارجہ کب اس فریم ورک کے حوالے سے باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ کرتا ہے، کیونکہ بنیادی جو فریم ورک کے پوائنٹس ہیں وہ تو طے کر لیے گئے ہیں، اور اس فریم ورک کے تحت پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی منصوبوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اب محض ایک نقطہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ ہے ایک دوسرے کی ڈھال بننا، اور جیسے ہی یہ معاہدہ ہو جائے گا باضابطہ طور پر، تو ترکی بھی پاکستان کی ڈھال بن کر پاکستان کے سامنے کھڑا ہوگا دشمن کے کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور سپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280.